नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत उदयपुर संभाग का अध्ययन कर रहे थे। उदयपुर संभाग में दोस्तों हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़ को पढ़ चुके थे और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, राजस्थान का श्रीनगर, राजस्थान का कश्मीर, मेवाड़ का रत्न। मतलब दोस्तों हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिला उदयपुर, झीलों की नगरी, जिला उदयपुर दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं जिला उदयपुर, झीलों की नगरी। एकदम क्लियर। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं झीलों की नगरी के बारे में, पूर्व के वेनिस के बारे में, ठीक, मेवाड़ की राजधानी के बारे में, सिसोदिया वंश के बारे में, उदयपुर के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। शुरू हो जाइए दोस्तों और तैयार हो जाइए दोस्तों, ठीक। अच्छा दोस्तों, मैं जिला उदयपुर को शुरू करने से पहले दोस्तों आप विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों कुछ विद्यार्थी हैं दोस्तों जो नियमित रूप से काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और दोस्तों जो प्रश्न मेरे द्वारा पूछे जाते हैं उनके आंसर दे रहे हैं। विमला रेगर है, गोलू गोस्वामी है, सोनू अग्रवाल है, ठीक। एक दोस्तों मनीषा मीणा है। ये कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो समय समय पर दोस्तों आपकी काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को देखते हैं और प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो नियमित रूप से काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और दोस्तों प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। काव्य क्लासेस की ओर से आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं दोस्तों जिला उदयपुर, ठीक। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जो जिला उदयपुर है, प्रश्न उठता है कि जो जिला उदयपुर है, इस जिला उदयपुर की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो जिला उदयपुर है इसकी स्थापना हुई थी 1559 में। जो उदयपुर है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1559 में। और पूछा जाएगा कि उदयपुर की स्थापना किसने की थी, तो आप सब जानते हैं राणा उदय सिंह के द्वारा। राणा प्रताप के पिता थे राणा उदय सिंह और राणा उदय सिंह के द्वारा दोस्तों आपके उदयपुर की स्थापना की गई थी। राणा उदय सिंह राणा सांगा के पुत्र थे और राणा उदय सिंह के पुत्र थे राणा प्रताप, जिन्हें हम हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जानते हैं। तो प्रश्न उठता है कि उदयपुर की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? 1559। और करने वाले कौन थे? राणा उदय सिंह, ठीक। पहली बात दोस्तों। दूसरी बात आती है कि दोस्तों रियासत काल में जो उदयपुर है, दोस्तों रियासत काल में जो उदयपुर है ये मेवाड़ की राजधानी रह चुका था। रियासत काल में जो उदयपुर है ये उदयपुर मेवाड़ की राजधानी रह चुका था, अर्थात इसे मेवाड़ रियासत की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो दो बातें हो गई। पहली बात हो गई दोस्तों कि जो जिला उदयपुर है इसके संस्थापक है उदय सिंह, स्थापना हुई 1559 में और दोस्तों यह मेवाड़ की राजधानी के रूप में जाना जाता है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो उदयपुर है इस उदयपुर का राजस्थान में विलय कब हुआ। जो उदयपुर है इस उदयपुर रियासत का या मेवाड़ रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो दोस्तों आप ध्यान रखना 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को दोस्तों आप सब जानते हो राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण था। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण था, जिसे हम जानते हैं संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं। एकदम क्लियर दोस्तों, किस नाम से जानते हैं? संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं, ठीक। और पूछ लिया जाए कि संयुक्त राजस्थान संघ में कितनी रियासतें थी, पूछ लिया जाए कि संयुक्त राजस्थान संघ में कितनी रियासतें थी? 10 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 10। और उन 10 रियासतों में कौन सी रियासत शामिल थी? उदयपुर। तो कहने का मतलब है कि 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर को राजस्थान में मिलाया गया था, ठीक। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर को राजस्थान में मिलाया गया था। इस दिन दोस्तों एकीकरण का तीसरा चरण था जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान संघ। रियासतें थी 10। और पूछ लिया जाए
कि संयुक्त राजस्थान संघ में जो 10 रियासतें थी वो कौन कौन सी थी। पूछ लिया जाए कि संयुक्त राजस्थान संघ में 10 रियासतें कौन कौन सी थी, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि पूर्व राजस्थान संघ, एक तो पूर्व राजस्थान संघ, ठीक, और पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें थी दोस्तों, 9, और इन 9 रियासतों में हमने क्या मिला दिया था, उदयपुर। तो पूर्व राजस्थान संघ की 9 रियासतों में उदयपुर को मिलाकर बनाया गया था संयुक्त राजस्थान संघ, और इसी दिन साहब आपके राजस्थान का तीसरा चरण संपन्न हुआ था और उदयपुर राजस्थान का हिस्सा बन गया था। अच्छा, इन 9 रियासतों के नाम दोस्तों मैं आपको बहुत सी बार बता चुका हूं, आपको याद हो गए ना, बांसवाड़ा आ गया याद, बूंदी, ठीक, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, बाबू की झाड़ू को प्रशाटो आ गया दोस्तों याद। तो इन 9 रियासतों में उदयपुर को मिलाया था और तीसरा चरण बनाया था, नाम था संयुक्त राजस्थान संघ। एक बार फिर दोबारा समझना, फिर हम आगे पढ़ेंगे उदयपुर का। अच्छा दोस्तों, जो उदयपुर है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1559 में। करने वाले कौन थे, राणा उदय सिंह। पूर्व में उदयपुर क्या था, मेवाड़ की राजधानी, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान में विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। कौन से चरण में हुआ था, तीसरे चरण में। प्राचीन काल, अच्छा तीसरे चरण का दोस्तों किस नाम का जाना जाता है, संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से। रियासतें कितनी थी, 10, पूर्व राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, एकदम क्लियर। अगली बात, अब दोस्तों मैं कह रहा हूं कि साहब आपके जो उदयपुर हैं ये मेवाड़ रियासत की राजधानी था। दोस्तों जो उदयपुर है ना, ये साहब किसकी राजधानी था, मेवाड़ रियासत की। और दोस्तों ध्यान रखना, प्राचीन काल में जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ को कहा जाता था मेथपाट। प्राचीन काल में जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ को कहा जाता था मेथपाट और प्रागवाड़। दोस्तों ध्यान रखना, प्राचीन काल में जो मेवाड़ है इसे कहा जाता था मेथपाट और प्रागवाड़। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना, प्राचीन काल में जो उदयपुर है ना दोस्तों, प्राचीन काल में साहब आपके जो मेवाड़ है ना, ये मेवाड़ आता था शिवी जनपद में। दोस्तों प्राचीन काल में जो मेवाड़ है ना, ये मेवाड़ आता था शिवी जनपद में। दोस्तों ध्यान रखना, प्राचीन काल में जो मेवाड़ है ना, ये मेवाड़ साहब आपके किस में आता था, शिवी जनपद में आता था, एकदम क्लियर दोस्तों, समझ जाना। उदयपुर मेवाड़ की राजधानी था, तो प्राचीन काल में मेवाड़ मतलब उदयपुर किस में आता था, शिवी जनपद में। प्राचीन काल में मेवाड़ का नाम मेथपाट या प्रागवाड़ था, मेवाड़ किस में आता था, शिवी जनपद में। तो अगर मेवाड़ शिवी जनपद में आ रहा है तो मतलब प्राचीन काल में उदयपुर किस में आता था, शिवी जनपद में आता था। किस में आता था, शिवी जनपद में, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, देखिए फिर बात आती है कि शिवी जनपद कहाँ का था। फिर बात आती है कि जो शिवी जनपद है, ये शिवी जनपद कहाँ का था। तो दोस्तों देखना, जो शिवी है ना दोस्तों, ये एक जनजाति थी। दोस्तों जब शिवी है ना, ये एक जनजाति थी। और पूछ लिया जाए कि शिवी कहाँ की जनजाति थी, तो आप क्या बताओगे कि शिवी पंजाब की एक जनजाति थी। दोस्तों शिवी कहाँ की जनजाति थी, पंजाब की एक जनजाति थी। और दोस्तों जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो दोस्तों यह जनजाति सिकंदर के आक्रमण के भय से, दोस्तों यह जनजाति सिकंदर के आक्रमण के भय से पंजाब छोड़कर कहाँ आ गई दोस्तों, दक्षिण राजस्थान में, एकदम क्लियर। यह जनजाति सिकंदर के आक्रमण के भय से साहब आपके कहाँ आ गई, दक्षिणी राजस्थान में आ गई। समझ जाओगे क्या, एकदम क्लियर। फिर समझना अच्छी तरह कि जो उदयपुर है ये मेवाड़ की राजधानी था। मेवाड़ का प्राचीन नाम था मेथपाट या प्रागवाड़। मेवाड़ आता था शिवी जनपद में। अब अगर मेवाड़ शिवी जनपद में आ रहा है तो उदयपुर भी शिवी जनपद में आ रहा है। हाँ बरो, हाँ ठीक। अगली बात दोस्तों, जो उदयपुर है ये अगर शिवी जनपद में आ रहा है तो शिवी जनपद कहाँ का था, पंजाब का। शिवी पंजाब की एक जनजाति थी जो सिकंदर के आक्रमण के समय वहां से छोड़कर दक्षिणी राजस्थान में आ गई। क्लियर माय डियर्स, चलो आगे। अच्छा फिर बात आती है कि जो शिवी जनजाति है दोस्तों, इस शिवी जनजाति की राजधानी क्या थी।
पूछ लिया जाए कि जो शिवी जनजाति है या शिवी जनपद है, इस शिवी जनपद की राजधानी क्या थी, तो आप क्या बताओगे, मध्यमिका नगरी। दोस्तों पूछा जाएगा कि जो शिवी जनपद है इसकी राजधानी क्या थी, तो आप क्या बताओगे, मध्यमिका नगरी। और इस मध्यमिका नगरी को हम वर्तमान में चित्तौड़ के नाम से जानते हैं। मध्यमिका नगरी को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, चित्तौड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ तक का एकदम क्लियर। एक बार रिवाइज करूं फिर आगे चलेंगे। उदयपुर की स्थापना कब हुई थी, 1559 में। करने वाला कौन था, राणा उदय सिंह। पूर्व में उदयपुर किसकी राजधानी थी, मेवाड़ की। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाड़। मेवाड़ किस में आता था, शिवी जनपद में। शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका नगरी। मध्यमिका नगरी का वर्तमान नाम चित्तौड़। ठीक, शिवी जनपद कहाँ का था, पंजाब का। अच्छा दोस्तों, ये किसके समय आ गया था, सिकंदर के आक्रमण के समय। यहाँ तक क्लियर। उदयपुर को राजस्थान में कब मिलाया गया, 18 अप्रैल 1948 को। अच्छा, इस दिन कौन सा चरण था, तीसरा चरण। नाम क्या था, संयुक्त राजस्थान संघ। रियासतें कितनी थी, 10। नाम बता दो, बाबू की झाड़ू को प्रचाटो प्लस उदयपुर। चलो आगे, क्लियर। अगली बात, अब देखो दोस्तों, समझना थोड़ी सी आपको दोस्तों भारत का इतिहास भी पढ़ा देता हूं, काम आएगा आपके। ठीक, अब सब समझना कि मैंने कहा कि शिवी एक जनपद था। शिवी साहब आपके क्या था, एक जनपद था। ठीक, फिर बात आती है कि भारत में जनपद काल कब आरंभ हुआ। दोस्तों फिर बात आती है कि भारत में जनपद काल कब आरंभ हुआ और महाजनपद काल कब आरंभ हुआ। दोस्तों मैंने कहा कि साहब आपके शिवी एक जनपद था, शिवी एक जनपद था। फिर बात आती है कि भारत में जनपद काल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत के इतिहास में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का समय, भारत के इतिहास में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का समय क्या कहलाता है, जनपद काल कहलाता है। समझ जाओगे ना, भारत के इतिहास में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का समय जनपद काल कहलाता है। और दोस्तों आप इस जनपद काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। आप इस जनपद काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। एकदम क्लियर। अच्छा अगली बात, फिर बात आती है कि जनपद काल आगे जाकर किस में चेंज हो गया, महाजनपद काल में। जनपद काल आगे जाकर किस में चेंज हो गया, महाजनपद काल में। और पूछा जाए कि महाजनपद काल किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का समय। 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का समय महाजनपद काल कहलाता है। एकदम क्लियर दोस्तों, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का समय क्या कहलाता है, महाजनपद काल। शिवी एक जनपद था, मेवाड़ प्राचीन काल में आता था शिवी जनपद में। तो भारत में जनपद काल कब से कब तक माना गया, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का समय तो जनपद काल। और जनपद काल को हम उत्तर वैदिक काल भी कह सकते हैं। 600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 300 ईसा पूर्व का समय महाजनपद काल। फिर बात आती है कि महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद हुए थे, तो दोस्तों महाजनपद काल में कुल मिलाकर 16 महाजनपद हुए थे। महाजनपद काल में कुल मिलाकर साहब आपके कितने जनपद हुए थे, 16 महाजनपद हुए थे। कितने महाजनपद हुए थे दोस्तों, 16 महाजनपद हुए थे। एकदम क्लियर। अच्छा फिर बात आती है कि इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ किया गया है। पूछा जाए कि इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आप क्या बताओगे, एक तो किया गया है बौद्ध ग्रंथ में, एक तो कहाँ किया गया है, बौद्ध ग्रंथ में। और दोस्तों एक कहाँ किया गया है, जैन ग्रंथ में। जो 16 महाजनपद हैं इनका उल्लेख किया गया है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में। अगर दोस्तों बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए, अगर बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो उस दोस्तों ये प्रश्न बनता भी है, पूछा जाएगा कि वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है
तो आप क्या बताओगे? अंगुत्तर निकाय। क्या बताओगे? अंगुत्तर निकाय। और पूछ लिया जाए कि जैन ग्रंथ जिसमें कि महाजनपदों का उल्लेख है तो उसका नाम होगा भगवती सूत्र। क्या नाम होगा? भगवती सूत्र। दोस्तों जो अंगुत्तर निकाय है ना, इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 21 महाजनपदों का उल्लेख है। समझना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने जनपदों का उल्लेख है? 16 का। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने का उल्लेख है? 21 का। ठीक, अब इस भगवती सूत्र में जो 21 महाजनपद हैं, इन 21 महाजनपद में से 5 महाजनपद ऐसे हैं जो इस अंगुत्तर निकाय से मेल खाते हैं। अर्थात इस भगवती सूत्र के 5 महाजनपद और अंगुत्तर निकाय के 5 महाजनपद समान हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के वो कौन से 5 महाजनपद हैं जो एक समान हैं। समझ गए ना? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के वह कौन से 5 महाजनपद हैं जो एक समान हैं। समझ गए अच्छी तरह? फिर समझना एक बार फिर समझना दोस्तों। देखो मैं आपको कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ। प्राचीन काल में मेवाड़ का नाम मेदपाट या प्रागवाड़, मेदपाट किस में आता था? शिवी जनपद में। तो भारत में जो जनपद काल है ये कब से कब तक? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। महाजनपद काल 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक कितने महाजनपद हुए? 16। उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। बौद्ध ग्रंथ में कितने हैं? 16। जैन ग्रंथ में कितने हैं? 21। और 5 महाजनपद ऐसे हैं जो दोनों ग्रंथों में समान है। और आपको कमेंट बॉक्स में उस 5 महाजनपदों के नाम लिखने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि वो 5 महाजनपद कौन से हैं जो दोनों धर्म ग्रंथों में एक समान हैं। ठीक, अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, कभी कभी क्या होगा कि एग्जामिनर इस अंगुत्तर निकाय का नाम ना देकर कुछ अलग से क्वेश्चन पूछेगा। एकदम क्लियर? अब दोस्तों आप समझना, अगर एग्जामिनर ऐसा पूछ ले कि निम्न में से वो कौन सा बौद्ध साहित्य है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है और ऑप्शन में अंगुत्तर निकाय नहीं हो, तो क्या करोगे? तो सब समझना दोस्तों, जो अंगुत्तर निकाय है ना, ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का भाग है। दोस्तों जो अंगुत्तर निकाय है, ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का भाग है। एकदम क्लियर? फिर बात आती है कि जो सुत्त पिटक है, इस सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? बात आती है कि जो सुत्त पिटक है, इस सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके महात्मा बुद्ध के शिष्य का नाम था उपाली। महात्मा बुद्ध के शिष्य का नाम था उपाली, उसके द्वारा सुत्त पिटक की रचना की गई थी। और पूछा जाए कि जो सुत्त पिटक है, ये सुत्त पिटक कितने भागों में है? 5 भागों में। कितने भागों में है? 5 भागों में। फिर पूछा जाए कि वो 5 भाग कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे कि पहले भाग का नाम है अंगुत्तर निकाय। एक तो कौन सा भाग हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। समझ गए ना मेरी बात? अगर मान लीजिए वो अंगुत्तर निकाय नहीं दे और सुत्त पिटक दे तो भी आंसर सही रहेगा, या तो वो सुत्त पिटक देगा या अंगुत्तर निकाय देगा। क्लियर? दोस्तों दूसरे भाग का नाम है खुद्दक निकाय। दूसरे भाग का नाम क्या है? खुद्दक निकाय। पहले का नाम तो अंगुत्तर निकाय, दूसरे का नाम खुद्दक निकाय। दोस्तों तीसरे का नाम है दीर्घ निकाय। क्या नाम है भैया? दीर्घ निकाय। ठीक दोस्तों, चौथे का नाम है संयुक्त निकाय। जो चौथा है ना, इसका नाम क्या है? संयुक्त निकाय। समझ गए क्या भैया विद्यार्थियों? और दोस्तों जो अंतिम है उसका नाम है मध्यम निकाय। जो अंतिम है उसका नाम क्या है? मध्यम निकाय। एकदम क्लियर? समझ जाना अच्छी तरह। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक का भाग है। दोस्तों बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जानते हैं ना? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के रचनाकार कौन थे। ठीक,
अब समझना, सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय और मध्यम निकाय। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक, चलो आगे दोस्तों, एकदम क्लियर यहां तक तो। चलो आगे की बात करते हैं। ठीक, फिर बात आती है कि जो उदयपुर है, फिर दोस्तों बात आती है कि जो उदयपुर है, इस उदयपुर का पड़ोसी राज्य कौन सा है। फिर बात आती है कि उदयपुर का पड़ोसी राज्य कौन सा है, उदयपुर का पड़ोसी राज्य कौन सा है, या उदयपुर किस राज्य को स्पर्श करता है। तो आप क्या बताओगे दोस्तों, जो उदयपुर है ना, ये उदयपुर गुजरात को स्पर्श करता है। उदयपुर किसे स्पर्श करता है, गुजरात को। और मैंने बताया था ना कि राजस्थान के वह जिले जो गुजरात को स्पर्श करते हैं, बता दिया गया मैंने आपको, याद है या नहीं है। चलो एक बार फिर देख लेना दोस्तों, राजस्थान के वह जिले जो गुजरात को स्पर्श करते हैं कौन कौन से होंगे। एक का नाम होगा बांसवाड़ा, एक का नाम होगा बाड़मेर, एकदम क्लियर दोस्तों, एक का नाम होगा डूंगरपुर उदयपुर, एक का नाम होगा सिरोही, एक का नाम होगा डूंगरपुर और एक का नाम होगा जालोर। समझ जाओगे ना, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और जालोर, यह वह जिले हैं जो गुजरात को स्पर्श करते हैं। बाबा उसी डूंगर पर जा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और जालोर। तो उदयपुर किस राज्य को स्पर्श करता है, गुजरात राज्य को। ठीक, फिर बात आती है कि उदयपुर के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। फिर बात आती है कि जो उदयपुर हैं, इस उदयपुर के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों उदयपुर का पड़ोसी जिले की बात की जाए तो एक तो होगा बांसवाड़ा, ये उदयपुर का पड़ोसी है। एक होगा डूंगरपुर, ये उदयपुर का पड़ोसी है। एकदम क्लियर दोस्तों, एक तो होगा बांसवाड़ा, एक होगा साहब आपके डूंगरपुर, ये सब आपके उदयपुर के पड़ोसी जिलों में आते हैं। क्लियर, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया। ठीक दोस्तों, एक हो जाएगा आपके राजसमंद, क्या हो जाएगा, राजसमंद। दोस्तों एक हो जाएगा साहब आपके चित्तौड़, ठीक, शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़। क्लियर दोस्तों, एक हो जाएगा आपके पाली, क्या हो जाएगा, पाली। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़, पाली। और दोस्तों एक हो जाएगा सिरोही, ये उदयपुर के पड़ोसी जिले हैं। कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़, पाली और सिरोही। क्लियर किया भैया यहाँ तक, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों एक बार फिर समझ लेना अच्छी तरह, उदयपुर बहुत बड़ा जिला है, बहुत सारी विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुए है। उदयपुर से मेरा व्यक्तिगत रूप से लगाव भी है दोस्तों। क्लियर, तो उदयपुर को दोस्तों हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमने और जिले नहीं पढ़े हैं, लेकिन उदयपुर बहुत बड़ा जिला है, अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं को समेटे हुए हैं। मेरा व्यक्तिगत लगाव है तो पढ़ने का अलग ही मजा आएगा उदयपुर को। क्लियर, उदयपुर की स्थापना हुई थी 1559 में, करने वाले थे राणा उदय सिंह। यह पूर्व में मेवाड़ रियासत में आता था। हाँ बरो हाँ, ठीक। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाड़। मेवाड़ प्राचीन काल में किस में आता था, शिवी जनपद में। शिवी जनपद की राजधानी क्या बताओगे, मध्यमिका नगरी, और मध्यमिका नगरी का वर्तमान नाम चित्तौड़। ठीक, उदयपुर को राजस्थान में कब मिलाया गया, 18 अप्रैल 1948 को मिलाया गया। क्लियर। अच्छा, इस दिन एकीकरण का कौन सा चरण था, तीसरा चरण, नाम था संयुक्त राजस्थान संघ, रियासतें 10, बाबू की झाड़ू को प्रचाटो। ठीक। अच्छा, जनपद काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, महाजनपद काल 600 से 300 ईसा पूर्व। कितने महाजनपद हुए, 16। उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ का नाम अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ का नाम भगवती सूत्र। और बौद्ध ग्रंथ में तो 16 महाजनपद, भगवती सूत्र में 21 महाजनपद। 5 महाजनपद ऐसे हैं जो दोनों ग्रंथों में समान रूप से, जिसका आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम मैं कल अनाउंस करूंगा। एकदम क्लियर। अच्छा, अंगुत्तर निकाय साहब आपके किसका अंग है, सुत्त पिटक का। सुत्त पिटक के रचनाकार कौन थे, उपाली। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक कहलाता है, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और आनंद विनय पिटक। इन तीनों के रचनाकारों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अच्छा दोस्तों, सुत्त पिटक के 5 भाग, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय और मध्यम निकाय।
अच्छा, उदयपुर का पड़ोसी राज्य गुजरात। राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात को स्पर्श करते हैं। बाबा उसी डूंगर पर जा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही, पाली और दोस्तों जालोर। अच्छा, उदयपुर के पड़ोसी जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़, पाली और सिरोही। यहां तक दोस्तों कोई डाउट क्या? नहीं, ठीक। फिर बात आती है कि जो उदयपुर है, इस उदयपुर को किन किन नामों से जाना जाता है। पूछा जाएगा कि जो उदयपुर है, इस उदयपुर को किन किन नामों से जाना जाता है। पूछ लिया जाए कि उदयपुर को किन किन नामों से जाना जाता है, तो साहब समझना, अगर हम उदयपुर की बात करें तो दोस्तों जो उदयपुर है इसे कहा जाता है झीलों की नगरी। सब जानते हैं जो उदयपुर है इसे कहा जाता है झीलों की नगरी, पहली बात। दोस्तों दूसरी बात आती है कि उदयपुर को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। उदयपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस, ठीक। फिर बात आती है कि उदयपुर को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है मेवाड़ का रत्न। जो उदयपुर है इसे कहा जाता है मेवाड़ का रत्न। फिर दोस्तों बात आती है कि जो उदयपुर है इसे क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? इसे कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर। और दोस्तों उदयपुर का एक नाम है राजस्थान का श्रीनगर। उदयपुर का एक नाम क्या है? राजस्थान का श्रीनगर। समझ जाओगे? तो झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, मेवाड़ का रत्न, राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का श्रीनगर कौन कहलाता है? हमारा उदयपुर। एकदम क्लियर। चलो आगे अगली बात। अच्छा, फिर बात आती है कि जो उदयपुर है, बात आती है कि जो उदयपुर है इस उदयपुर का आकार कैसा है। उदयपुर का आकार कैसा है, तो देखो दोस्तों, अगर देखो दो बातें हैं, समझना। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं जब मैंने आपको राजसमंद पढ़ाया था। तो अगर उदयपुर जिले का आकार पूछा जाए, अगर उदयपुर जिले का आकार पूछा जाए तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया के समान। अगर उदयपुर जिले का आकार पूछा जाए तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया के समान, ठीक। और अगर उदयपुर संभाग का आकार पूछा जाए, अगर उदयपुर संभाग का आकार पूछा जाए तो दोस्तों आप बताओगे श्रीलंका के समान। समझ जाओगे ना दोस्तों? अगर उदयपुर का आकार पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के समान, और उदयपुर संभाग का आकार पूछा जाए तो श्रीलंका के समान। समझ जाओगे? उपनाम झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, मेवाड़ का रत्न, राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का श्रीनगर, उदयपुर का आकार ऑस्ट्रेलिया के समान और उदयपुर संभाग का आकार श्रीलंका के समान। एकदम क्लियर। अब दोस्तों फिर बात आती है कि जो उदयपुर है इस उदयपुर का क्षेत्रफल कितना है। फिर बात आती है कि जो उदयपुर है इस उदयपुर का क्षेत्रफल कितना है। अगर पूछ लिया जाए कि उदयपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों जो उदयपुर है इस उदयपुर जिले का क्षेत्रफल है 12,511 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर जिले का क्षेत्रफल है 12,511 वर्ग किलोमीटर। फिर बात आती है कि 2011 के अनुसार उदयपुर की जनसंख्या कितनी है। पूछ लिया जाए कि 2011 के अनुसार उदयपुर की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 30,68,420। वर्ष 2011 के अनुसार उदयपुर की जनसंख्या कितनी है? 30,68,420, ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार उदयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है। वर्ष 2011 के अनुसार उदयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि वर्ष 2011 के अनुसार उदयपुर का जनसंख्या घनत्व है 262 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उदयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार यह 262 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। समझ जाओगे अच्छी तरह।
उदयपुर का क्षेत्रफल 12,511 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर की जनसंख्या 30,68,420। उदयपुर का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 262 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो उदयपुर जिला है, इस उदयपुर जिले का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। पूछा जाएगा कि उदयपुर जिले का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अगर दोस्तों पूछा जाए कि उदयपुर का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों कि जो उदयपुर है, इस उदयपुर का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 23 डिग्री 46 मिनट से लेकर 26 डिग्री। दोस्तों 23 डिग्री 46 मिनट से लेकर 26 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ जाओगे, 23 डिग्री 46 मिनट से लेकर 26 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है। फिर बात आती है कि उदयपुर का देशांतरीय विस्तार कितना है। उदयपुर का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे, 73 डिग्री से लेकर 74 डिग्री 35 मिनट 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर। 73 डिग्री से लेकर 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर उदयपुर का देशांतरीय विस्तार है। एकदम क्लियर। उदयपुर के उपनाम याद हो गए, झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, मेवाड़ का रत्न, राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का श्रीनगर। उदयपुर का आकार ऑस्ट्रेलिया के समान। उदयपुर संभाग का आकार श्रीलंका के समान। उदयपुर का क्षेत्रफल 12,511 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 30,68,420। जनसंख्या घनत्व 262 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 46 मिनट से 26 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 73 डिग्री से लेकर 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर। चलो दोस्तों, एक बार दोबारा बता रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। उदयपुर की स्थापना 1559। पहले मेवाड़ की राजधानी, स्क्रीनशॉट ले लेना। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट प्रागवाड़ आता था। शिवी जनपद में राजधानी थी मध्यमिका नगरी। ठीक, शिवी जनपद पंजाब की जनजाति थी। सिकंदर के आक्रमण के समय दक्षिण राजस्थान में आ गई थी। जनपद काल 1000 से 600, महाजनपद 600 से 300। ठीक, उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में। राज्य गुजरात, पूर्व जिले ध्यान रखना। ठीक, उपनाम, क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व और आकार, इन पे हम चर्चा कर चुके हैं। क्लियर। अब दोस्तों बात आती है उदयपुर जिले की विशेषताओं की। क्लियर। मैंने कहा ना, उदयपुर बहुत सारी विशेषताओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिन्हें इतिहास के पन्नों से निकालकर आज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। ठीक। अच्छा दोस्तों, अगर हम उदयपुर की आपकी विशेषताओं की बात करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उदयपुर में आहट सभ्यता की। ठीक दोस्तों, अगर हम उदयपुर की विशेषताओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में आहट सभ्यता की। एकदम क्लियर। फिर बात आती है दोस्तों कि जो आहट सभ्यता है, इस आहट सभ्यता की खोज कब हुई थी। 1953 में। पूछा जाएगा कि जो आहट सभ्यता है, इस आहट सभ्यता की खोज कब हुई थी। 1953 में। और पूछ लिया जाए कि आहट सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास ने। पूछा जाए कि आहट सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताओगे, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ठीक। पूछ लिया जाए कि जो आहट सभ्यता है वो किस नदी के निकट है, जो आहट सभ्यता है वह किस नदी के निकट है, आयड़ नदी के निकट। दोस्तों किस नदी के निकट है, आयड़ नदी के निकट। फिर बात आती है कि जो आहट सभ्यता है, इस आहट सभ्यता का उत्खनन किस किसने किया था। फिर बात आती है कि जो आहट सभ्यता है, इसका उत्खनन किस किसने किया था। दोस्तों तो ध्यान रखना, जो आहट सभ्यता है इसका उत्खनन 1956 में किया था रत्नचंद्र अग्रवाल ने। जो आहट सभ्यता है इसका उत्खनन 1956 में किया था रत्नचंद्र अग्रवाल ने। और 1961 में इसका जो उत्खनन है वो किया था पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HD साकलिया ने। क्लियर। समझ लो दोस्तों, इसका उत्खनन 2 बार हुआ है।
एक बार किया रत्नचंद्र अग्रवाल ने और एक बार 1961 में किया था एच.डी. साकलिया ने। एकदम क्लियर। और एच.डी. साकलिया का पूरा नाम है हसमुख धीरज लाल साकलिया। एच.डी. साकलिया का पूरा नाम है हसमुख धीरज लाल साकलिया। ये पूना विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर थे। समझ जाओगे। आहट सभ्यता 1953 में खोजी गई अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। नदी का नाम था आयरन नदी। उत्खनन का नाम था 1956 में रत्नचंद्र अग्रवाल और 1961 में एच.डी. साकलिया। ठीक। अब एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बहुत हट के प्रश्न है, संभवतः दोस्तों आपने पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक। वह कौन से दो सरकारी पुरातत्व शास्त्री थे? वह कौन से दो सरकारी पुरातत्व शास्त्री थे जिन्होंने आहट सभ्यता का उत्खनन किया था? वह कौन से दो सरकारी पुरातत्व शास्त्री थे या राजस्थान सरकार के पुरातत्व शास्त्री थे जिन्होंने आहट सभ्यता का उत्खनन किया था? राजस्थान सरकार के दो पुरातत्व शास्त्री जिन्होंने आहट सभ्यता का उत्खनन किया था, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक। अब अगली बात दोस्तों समझना। दोस्तों जो आहट सभ्यता है ना, इस आहट सभ्यता के कुछ उपनाम हैं। दोस्तों जो आहट सभ्यता है, इस आहट सभ्यता के कुछ उपनाम हैं। और दोस्तों अगर इसके उपनाम की बात की जाए तो दोस्तों इसका पहला उपनाम है बनास संस्कृति का वरदान। जो आहट सभ्यता है, इस आहट सभ्यता का जो पहला उपनाम है वो क्या बताओगे? बनास संस्कृति का वरदान। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों। ठीक। तो दोस्तों जो आहट है इसे कहा जाता है बनास संस्कृति का वरदान। ठीक। दोस्तों जो आहट है, इस आहट का एक उपनाम और है और वो है ताम्रवती नगरी। क्या नाम है? ताम्रवती नगरी। अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना, पूछा जाए कि आहट को ताम्रवती नगरी क्यों कहा जाता है तो आप क्या बताओगे कि आहट सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में तांबे के उपकरणों का निर्माण किया जाता था। इस कारण आहट को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। एक बार फिर समझना, आहट सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में तांबे के उपकरणों का निर्माण किया जाता था, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो आहट है इसका तीसरा उपनाम क्या है? तो आहट का तीसरा उपनाम है धूलकोट। आहट का तीसरा उपनाम क्या है? धूलकोट। और दोस्तों इसका चौथा उपनाम है मृतकों का टीला। इसका जो चौथा उपनाम है वो क्या है? मृतकों का टीला। समझ जाओगे। आहट के चार नाम हैं, चार उपनाम हैं। बनास संस्कृति का वरदान, ताम्रवती नगरी, धूलकोट और मृतकों का टीला। किसे कहा जाता है? आहट को कहा जाता है। एकदम क्लियर। एक बार फिर समझना दोस्तों अच्छी तरह। आहट की खोज कब हुई? 1953। करने वाले कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास। किस नदी के निकट है? आयरन नदी के निकट। उत्खनन किया था 1956 में रत्नचंद्र अग्रवाल ने और 61 में एच.डी. साकलिया ने। ठीक दोस्तों। अच्छा उपनाम बनास संस्कृति का वरदान, ताम्रवती नगरी, धूलकोट और मृतकों का टीला। अच्छा पूछ लिया जाए कि जो आहट है इस आहट की क्या क्या विशेषताएं हैं? दोस्तों पूछा जाए कि जो आहट है इस आहट की क्या क्या विशेषताएं हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आहट है इस आहट की क्या क्या विशेषताएं हैं तो आप क्या बताओगे दोस्तों? समझना, पिछले वर्ष प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्वजनिक भोजनालय के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्वजनिक भोजनालय के प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो आप क्या बताओगे? आहट से। सार्वजनिक भोजनालय के प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो आप क्या बताओगे? आहट से मिले हैं। ठीक। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तांबा गलाने की भट्टियां कहाँ से मिली हैं, पूछ लिया जाए तांबा गलाने की भट्टियां कहाँ से मिली हैं तो आप क्या बता दोगे? आहट से मिली है। ठीक। अच्छा पूछा जाएगा
कि वृत्ताकार चूल्हे, पूछ लिया जाए आपसे कि वृत्ताकार चूल्हे कहाँ से मिले हैं, वृत्ताकार चूल्हे कहाँ से मिले हैं, तो आप क्या बताओगे, आहट से मिले हैं। अच्छा, ज्वार और चावल के प्रमाण, पिछले वर्ष का क्वेश्चन है ये, ज्वार और चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आप क्या बताओगे, आहट से मिले हैं। ये प्रश्न पिछले वर्ष आरएस में पूछा गया है, ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि इसके अलावा क्या मिला है, तो यूनानी देवता अपोलो, यूनानी देवता अपोलो की मोहर कहाँ से मिली है, आहट से मिली है। यूनानी देवता अपोलो की मोहर कहाँ से मिली है, आहट से मिली है। अच्छा, मिट्टी के दो पात्र, मिट्टी के दो अनाज पात्र वो कहाँ से मिले हैं, आहट से मिले हैं। मिट्टी के दो अनाज पात्र कहाँ से मिले हैं, आहट से मिले हैं। और दोस्तों यहाँ से मिट्टी के जो दो अनाज पात्र मिले हैं ना, उनमें से एक को तो नाम दिया गया है गोरे और एक को नाम दिया गया है कोठे। क्या नाम दिया गया है, गोरे और कोठे, समझ जाओगे। फिर पूछा जाए कि इसके अलावा साहब आपके आहट से क्या मिला है, तो दोस्तों टेराकोटा संस्कृति के प्रमाण, दोस्तों टेराकोटा संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो अभी क्या बताओगे आप, आहट से मिले हैं। पूछ लिया जाए कि टेराकोटा संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, आहट से। और मैंने बताया था ना कि टेराकोटा का मतलब क्या होता है, मिट्टी के खिलौनों को आग अथवा धूप में पकाने की विधि क्या कहलाती है, टेराकोटा। और टेराकोटा संस्कृति कहाँ से मिली है, आहट से। अच्छा, पूछ लिया जाए कि वर्तमान में टेराकोटा संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है, पूछ लिया जाए, मैंने बता भी रखा है दोस्तों, वर्तमान में टेराकोटा संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, मोलेला गांव राजसमंद, बताया था ना भैया, अरे हाँ बरो, मोलेला गांव राजसमंद दोस्तों टेराकोटा संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, समझ जाओगे। और मोलेला गांव दोस्तों कहाँ आ रहा है, राजसमंद में। तो मोलेला गांव राजसमंद वर्तमान में टेराकोटा संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। अच्छा दोस्तों, मिट्टी से बना हुआ बेल, मिट्टी से बना हुआ बेल कहाँ से मिला है, आहट से मिला है। मिट्टी से बना हुआ बेल, ये भी दोस्तों कहाँ से मिला है, आहट से। और दोस्तों इस मिट्टी से बने हुए बेल को नाम दिया गया है बुनासियल वुल, इस मिट्टी से बने हुए बेल को नाम दिया गया है बुनासियल वुल, समझ जाओगे अच्छी तरह, एकदम क्लियर दोस्तों। सार्वजनिक भोजनालय के प्रमाण, तांबा गलाने की भट्टियां, वृत्ताकार चूल्हे, ज्वार और चावल के प्रमाण, अपोलो की मोहर, मिट्टी के दो अनाज पात्र, गोरे कोठे, टेराकोटा संस्कृति का प्रमाण, मिट्टी से बना हुआ बेल, ये सब कहाँ से मिले हैं दोस्तों, आहट से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं मेरे विद्वान साथियों, आहट से मिले हैं। एकदम क्लियर दोस्तों, अच्छी तरह से आपके इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। क्लियर माय डियर्स, चलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, ठीक। अब बात आती है कि आहट सभ्यता के अतिरिक्त उदयपुर में क्या प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आहट के अतिरिक्त अगर उदयपुर में कुछ प्रसिद्ध है तो उसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। दोस्तों आहट के अतिरिक्त अगर उदयपुर में कुछ प्रसिद्ध है तो दोस्तों वो क्या प्रसिद्ध है, सहेलियों की बाड़ी। एकदम क्लियर, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है। फिर बात आती है कि जो सहेलियों की बाड़ी है इसका निर्माण किसने कराया था। पूछा जाए कि जो सहेलियों की बाड़ी है, इस सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे, राणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। दोस्तों जो सहेलियों की बाड़ी है, इस सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया था, राणा संग्राम सिंह द्वितीय ने कराया था। और पूछ लिया जाए कि राणा संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था। पूछ लिया जाए कि राणा संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1710 से लेकर 1734,
1710 से लेकर 1734 राणा संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल था। ठीक, और इन्हीं के द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया गया था। ठीक, अच्छा दोस्तों सब समझना, ये राणा संग्राम सिंह सेकंड इतिहास में 3 कामों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। राणा संग्राम सिंह सेकंड इतिहास में 3 कामों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। फिर पूछा जाए कि इनके 3 काम कौन कौन से हैं, तो पहला काम तो मैंने आपको बता दिया कि इनके द्वारा किसका निर्माण कराया गया, सहेलियों की बाड़ी का। ठीक, इनका पहला काम क्या कि साहब आपके ये सहेलियों की बाड़ी के निर्माता हैं साहब, अच्छी बात है भाई। ठीक, अगली बात, अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि इनका दूसरा काम क्या है, तो दोस्तों हुरडा सम्मेलन के योजनाकार भी कौन थे, राणा संग्राम सिंह। हुरडा सम्मेलन के योजनाकार भी कौन थे, राणा संग्राम सिंह। समझ जाओगे क्या मेरे भैयाओं, हुरडा सम्मेलन के योजनाकार कौन थे, राणा संग्राम सिंह। अच्छा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हुरडा सम्मेलन है, इस हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, याद है ना भैया, बोलो बोलो बोलो। पूछा जाए कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था मेरे विद्वान साथियों, तो आप क्या बताओगे, 17 जुलाई 1734 को। हाँ भरो हाँ, ठीक। अच्छा पूछा जाए कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन किसने किया था, तो क्या बताओगे, सवाई जय सिंह ने। किसने किया था रे भैयाओं, सवाई जय सिंह ने। समझ जाओगे ना, अरे हाँ तो भरो भाई। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा कि आयोजन कहाँ किया गया था, पूछा जाए कि आयोजन कहाँ किया गया था, तो आप क्या बताओगे, शाहपुरा भीलवाड़ा में। पूछा जाए कि आयोजन कहाँ किया गया था, तो आप क्या बताओगे, शाहपुरा भीलवाड़ा में किया गया था। और योजनाकार कौन थे, राणा संग्राम सिंह। और पूछा जाए हुरडा सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य क्या था, तो आप क्या बताओगे, मराठों के विरुद्ध राजनीतिक संगठन। एकदम क्लियर, मराठों के विरुद्ध राजनीतिक संगठन बनाना। दोस्तों बताया था ना मैंने। ठीक, तो राणा संग्राम सिंह 3 कामों के लिए जाने जाते हैं। पहला काम क्या बताओगे, सहेलियों की बाड़ी के निर्माता। दूसरा काम हुरडा सम्मेलन के योजनाकार। एकदम क्लियर, हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 को। आयोजन किसने किया था रे मेरे भैयाओं, राणा संग्राम सवाई जय सिंह ने। आयोजन करता कौन था, सवाई जय सिंह। योजना बनाने वाले संग्राम सिंह। आयोजन हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा के हुरडा गांव में। उद्देश्य था मराठों के विरुद्ध राजनीतिक संगठन बनाना। और दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं, मराठे सबसे पहले बूंदी रियासत में आए थे। मराठों ने सर्वाधिक लूटपाट जयपुर रियासत में की थी। मराठों के भय से आत्महत्या करने वाला था ईश्वरी सिंह, जो कि जयपुर का शासक था। ठीक, और मराठों को पराजित करने वाला था शासक था दोस्तों माधो सिंह प्रथम। सबसे पहले मराठों को पराजित करने वाला कौन था, माधो सिंह प्रथम। ठीक, राजस्थान में मराठा सेनापति की छत्री बनी हुई डी बोई की नागौर जिले में, ये मैंने बता चुका हूं। एकदम क्लियर। और मराठा के साथ आपके संस्थापक थे शिवाजी, आप सब जानते हो। ठीक, तो संग्राम सिंह सहेलियों की बाड़ी के लिए प्रसिद्ध है, संग्राम सिंह हुरडा सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हैं। क्लियर। अगली बात फिर बात आती है कि संग्राम सिंह और किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो दोस्तों आप क्या बताओगे, संग्राम सिंह के कार्यकाल में ही, दोस्तों संग्राम सिंह के कार्यकाल में ही कलीला दमना का, संग्राम सिंह के कार्यकाल में ही कलीला दमना का चित्रांकन किया गया था मेवाड़ चित्रशैली में। संग्राम सिंह के शासनकाल में ही कलीला दमना का चित्रांकन किया गया था मेवाड़ चित्रशैली में। और पूछा जाए कि किस चित्रकार ने किया था, पूछा जाए किस चित्रकार ने किया था, तो उसका नाम था नूरुद्दीन। क्या नाम था, नूरुद्दीन। समझना, राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में ही
कलीला दमना का चित्रांकन किया गया था मेवाड़ चित्रशैली में। करने वाला था नूरुद्दीन। इसे हम नासिरुद्दीन के नाम से भी जानते हैं। तो नासिरुद्दीन बोलो या नूरुद्दीन बोलो, इसके द्वारा कलीला दमना का चित्रांकन किया गया था। दोस्तों आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2006 में, आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2006 में पूछा गया था कि कलीला दमना क्या है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2006 में पूछा गया था कि कलीला दमना क्या है। तो दोस्तों जो कलीला दमना है ना, ये एक सीआर के 2 सेनापति हैं। दोस्तों जो कलीला दमना है ये एक सीआर के 2 सेनापति हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लिया जाए कि कलीला दमना कौन है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो कलीला दमना है ना, ये दोस्तों एक शेर के 2 सीआर सेनापति हैं। दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैं आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। पूछ लिया जाए कि कलीला दमना क्या कौन है, तो आप क्या बताओगे कि कलीला दमना एक शेर के 2 सीआर सेनापति हैं। कलीला दमना एक शेर के 2 सीआर सेनापति हैं। समझ जाओगे ना, जो कलीला दमना है ना, ये एक शेर के 2 सीआर सेनापति हैं। एक का नाम है कलीला और एक का नाम है दमना। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, हम थोड़ी सी चर्चा कलीला दमना पे करते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम कलीला दमना पे करते हैं, समझना। ठीक दोस्तों, समझना अच्छी तरह। आपने नाम सुना होगा विष्णु शर्मा का, आपने नाम सुना होगा विष्णु शर्मा का। ठीक, और दोस्तों जो विष्णु शर्मा है, इन विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था पंचतंत्र। जो विष्णु शर्मा है, इनके द्वारा क्या लिखा गया था? पंचतंत्र। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था, पूछ लिया जाए कि जो पंचतंत्र है, ये पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था, तो आप क्या बताओगे कि जो पंचतंत्र है वो लिखा गया था संस्कृत भाषा में। जो पंचतंत्र है दोस्तों, ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। जो पंचतंत्र है दोस्तों, ये किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। जो पंचतंत्र है ये किस में लिखा गया था? संस्कृत में। अब दोस्तों पंचतंत्र की ही एक कहानी है कलीला दमना। जो पंचतंत्र है उसी पंचतंत्र की एक कहानी है कलीला दमना। दोस्तों गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा 5 भागों में पंचतंत्र लिखा गया था। और पंचतंत्र क्या है? पशु पक्षियों के आपसी संवाद हैं। पशु पक्षियों के आपसी संवाद है जो हितोपदेश की घटनाओं पर आधारित हैं। पशु पक्षियों के आपसी संवाद को पंचतंत्र में कल्पना के आधार पर लिखा गया है। यह एक काल्पनिक ग्रंथ है। अर्थात काल्पनिक का मतलब क्या है दोस्तों? पशु पक्षी कभी भी संवाद नहीं करते हैं, क्लियर। किंतु विष्णु शर्मा ने पशु पक्षियों के आपसी संवाद को कल्पना के आधार पर कहानी के रूप में समाज में हित देने के उद्देश्य से लिखा है, क्लियर। तो दोस्तों पंचतंत्र का जो कलीला दमना है वो किसका भाग है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र किसने लिखा था दोस्तों? विष्णु शर्मा ने। किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में। ठीक। अच्छा, पूछ लिया जाए कि जो पंचतंत्र हैं दोस्तों, ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने कितने भागों में लिखा था? 5 भागों में। दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा ने कितने भागों में लिखा था? 5 भागों में। और पूछ लिया जाए कि इसके 5 भाग कौन कौन से हैं? पूछ लिया जाए कि इसके 5 भाग कौन कौन से हैं, तो एक भाग का नाम है मित्रभेद। दोस्तों एक का नाम है मित्र लाभ। दोस्तों एक तो है मित्रभेद, एक का नाम है मित्र लाभ। एकदम क्लियर। दोस्तों एक का नाम है लब्ध प्राणाश। क्या नाम है? लब्ध प्राणाश। ठीक। दोस्तों एक का नाम है काकोलुकीयम। दोस्तों एक का नाम है काकोलुकीयम। ठीक। और दोस्तों एक का नाम है अपरीक्षित कारकः। एक का नाम है अपरीक्षित कारकः। क्लियर माय डियर्स?
कलीला दमना पंचतंत्र की कहानी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था संस्कृत भाषा में 5 भागों में। क्लियर। और 5 भाग मित्रभेद, मित्रलाभ, लब्ध प्राणाश, काकोलोकियमो, अपरीक्षित कारक। अब मेरे विद्वान साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख कर देना है कि मित्रभेद, मित्रलाभ, लब्ध प्राणाश, काकोलोकियम और अपरीक्षित कारक के अर्थ क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगली बात समझना, पंचतंत्र दुनिया का पहला ऐसा ग्रंथ है, पंचतंत्र भारत का पहला ऐसा ग्रंथ है या दुनिया का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसका विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। पंचतंत्र दुनिया और भारत का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसका विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ठीक। और दोस्तों, इस पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। इस पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। जो पंचतंत्र है, इस पंचतंत्र का फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? अबुल फजल ने। और पूछा जाए कि अबुल फजल ने किस नाम से अनुवाद किया था, तो आप क्या बताओगे? अयार ए दानिश के नाम से। किस नाम से किया था? अयार ए दानिश के नाम से। अबुल फजल के द्वारा अयार ए दानिश के नाम से पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक दोस्तों, जो पंचतंत्र है, इस पंचतंत्र का दोस्तों एक बार और अनुवाद हुआ था दोस्तों फारसी भाषा में। और दोस्तों तब आपके वो किया था दोस्तों अब्दुल्ला काशिफी ने। दोस्तों किसने किया था? अब्दुल्ला काशिफी ने किया था। ठीक। और अब्दुल्ला काशिफी ने इसका जो अनुवाद किया था वो किया था अनवार ए सोहेली के नाम से। किस नाम से किया था? अनवार ए सोहेली के नाम से। समझ जाओगे ना, पंचतंत्र दुनिया का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसका विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। एकदम क्लियर। अबुल फजल ने अयार ए दानिश के नाम से, तो अब्दुल्ला काशिफी ने अनवार ए सोहेली के नाम से इसका फारसी में अनुवाद किया था। एकदम क्लियर। एक बार फिर समझना दोस्तों अच्छी तरह, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी है, हाँ बरो हाँ है। क्लियर। किसने बनाई थी? राणा संग्राम सिंह ने। तो राणा संग्राम सिंह के शासनकाल की 3 घटनाएं। राणा संग्राम सिंह ने सहेलियों की बाड़ी बनाई, राणा संग्राम सिंह ने हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई। क्लियर। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। योजनाकार थे संग्राम सिंह, आयोजन करता थे सवाई जय सिंह। आयोजन हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा के हुरडा गांव में और अध्यक्षता की थी राणा जगत सिंह ने। ठीक। अच्छा दोस्तों, उद्देश्य था मराठों के विरुद्ध राजनीतिक संगठन बनाना। मराठे सबसे पहले कहाँ आए थे? बूंदी में लूटपाट की थी। जयपुर में मराठों के बेस से आत्महत्या करने वाला कौन था रे भैया? सवाई ईश्वरी सिंह। और मराठों को पराजित करने वाला पहला राजपूत सवाई माधो सिंह प्रथम। ठीक दोस्तों, कलीला राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में क्या हुआ था? कलीला दमना का चित्रांकन किसने किया था? नूरुद्दीन ने। कलीला दमना कौन है? एक शेर के 2 सियार सेनापति। ठीक। कलीला दमना किसकी कहानी है? पंचतंत्र की। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। कितने भागों में? 5 भागों में संस्कृत भाषा में। 5 भाग कौन से? मित्रभेद, मित्रलाभ, लब्ध प्राणाश, काकोलोकियम, अपरीक्षित कारक। अबुल फजल ने कलीला दमना का किस नाम से अनुवाद किया? अयार ए दानिश के नाम से। तो अब्दुल्ला काशिफी ने किसके नाम से किया था? अनवार ए सोहेली के नाम से। एकदम क्लियर यहां तक। तो चलो आगे। अब दोस्तों मैंने कहा था कि उदयपुर झीलों की नगरी है, तो चलो दोस्तों यहाँ की झीलों के दर्शन करते हैं। और दोस्तों जब अगर उदयपुर में झीलों की नगरी है, तो दोस्तों उदयपुर की जो सबसे प्राचीन झील है उसका नाम है पिछोला झील। जो उदयपुर की सबसे प्राचीन झील है उसका नाम क्या है? पिछोला झील। एकदम क्लियर। उदयपुर की जो सबसे प्राचीन झील है उसका नाम क्या है? पिछोला झील। अब दोस्तों अब देखना, पूछा जाएगा कि जो पिछोला झील है ये किसके शासन काल में निर्मित हुई थी? दोस्तों पिछोला झील किसके शासन काल में निर्मित हुई थी? तो आप क्या बताओगे कि पिछोला झील राणा लाखा के समय निर्मित हुई थी। पिछोला झील राणा लाखा के समय निर्मित हुई थी। और जो राणा लाखा है ना दोस्तों, राणा लाखा को हम जोना खां के नाम से भी जानते हैं। जो राणा लाखा है, राणा लाखा को हम जोना खां के नाम से भी जानते हैं। जो पिछोला झील है ये राणा लाखा के शासनकाल में निर्मित हुई थी और राणा लाखा को हम जोना खां के नाम से भी जानते हैं। ठीक।
फिर बात आती है कि जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील में किस नदी का पानी आके गिरता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो पिछोला झील है दोस्तों, जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील में दो नदियों का पानी आता है। एक का तो नाम है सिसारमा दोस्तों, एक का तो नाम क्या है, सिसारमा नदी, और एक का नाम है भुजड़ा नदी। एक का तो नाम है सिसारमा नदी और एक का नाम है भुजड़ा नदी। इस पिछोला झील में दो नदियों का पानी आकर गिरता है, सिसारमा और भुजड़ा। किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? राणा लाखा के शासनकाल में। राणा लाखा को कहा जाता है जोनाखा। और इस झील में किस नदी का पानी आकर गिरता है? सिसारमा और भुजड़ा का। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो पिछोला झील है दोस्तों, जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील में एक स्मारक बना हुआ है दोस्तों। जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील में एक स्मारक बना हुआ है। और दोस्तों जो स्मारक बना हुआ है ना, उसे कहा जाता है गलकी नटनी का चबूतरा। दोस्तों यहाँ जो स्मारक बना हुआ है उसे कहा जाता है गलकी नटनी का चबूतरा। क्लियर माय डियर्स। और दोस्तों राजस्थान पुलिस प्रतियोगी परीक्षा 2012 में, राजस्थान पुलिस प्रतियोगी परीक्षा 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गलकी नटनी का चबूतरा किस झील के अंदर है? उदयपुर में पिछोला झील के अंदर है। राजस्थान पुलिस 2012 का क्वेश्चन है ये, एकदम क्लियर। पिछोला झील राणा लाखा के समय बनी। राणा लाखा को जोनाखा के नाम से जानते हैं। पिछोला झील में सिसारमा और भुजड़ा का पानी आता है। यहाँ गलकी नटनी का चबूतरा स्थित है, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील में एक मंदिर बना हुआ है जिसे कहा जाता है जग मंदिर। पिछोला झील में एक मंदिर बना हुआ है जिसे क्या कहा जाता है? जग मंदिर। क्या कहा जाता है दोस्तों? जग मंदिर कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं केवल जग मंदिर पिछोला झील की, एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों, पिछोला झील में पिछोला झील में एक महल बना हुआ है दोस्तों। पिछोला झील में एक महल बना हुआ है जिसे कहा जाता है जग निवास महल। पिछोला झील में एक महल बना हुआ है जिसे कहा जाता है जग निवास महल, एकदम क्लियर। क्या कहा जाता है दोस्तों? जग निवास महल। ठीक, अब आप सब समझना। देखो, पिछोला झील में कौन सा मंदिर है? जग मंदिर। पिछोला झील में कौन सा मंदिर है? जग मंदिर। दोस्तों जो जग मंदिर है ना, इस जग मंदिर को कहा जाता है शरण मंदिर। दोस्तों जो जग मंदिर है ना, इसे कहा जाता है शरण मंदिर। क्या कहा जाता है? शरण मंदिर। फिर बात आती है कि जग मंदिर को शरण मंदिर क्यों कहा जाता है? समझना, पूछा जाए कि जग मंदिर को शरण मंदिर क्यों कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? समझना दोस्तों, जहांगीर के विद्रोही पुत्र का नाम था शाहजहां। जहांगीर के विद्रोही पुत्र का नाम था शाहजहां, एकदम क्लियर। और दोस्तों शाहजहां ने जिस मंदिर में शरण ली थी उसका नाम था जग मंदिर उदयपुर। शाहजहां को जिस मंदिर में शरण दी गई थी उसका नाम क्या था? जग मंदिर उदयपुर, एकदम क्लियर दोस्तों। शाहजहां ने शरण ली थी, एकदम क्लियर। अच्छा, अगली बात दोस्तों पे बात आती है कि और साहब आपके ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों 1857 की क्रांति में, क्लियर, 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में दोस्तों अंग्रेजों को इसी मंदिर में शरण दी गई थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को इसी मंदिर में शरण दी गई थी, इसलिए साहब इसका नाम क्या हो गया? शरण मंदिर। दो बातें। और तीसरी बात दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इसी मंदिर में निवास किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इसी मंदिर में निवास किया था। और इन सब के कारण इसे क्या नाम दे दिया गया दोस्तों? शरण मंदिर का नाम दे दिया गया। समझ जाओगे क्या मेरे भैयाओं? एक बार फिर समझ जाना। उदयपुर में कौन सी झील है? पिछोला झील। किसके समय बनी थी? राणा लाखा के समय। राणा लाखा का नाम क्या है? जोनाखा।
किस नदी का पानी आता है? सीसरमा और भुजड़ा। स्मारक है गल की नटनी का। राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में, यहाँ कौन सा मंदिर बना हुआ है? जग मंदिर। ठीक। महल जगनिवास महल। जग मंदिर में शाहजहां ने शरण ली। 1870 क्रांति में अंग्रेजों ने शरण ली और दयानंद सरस्वती ने भी यही शरण ली थी। एकदम क्लियर। चलो आगे। अब थोड़ी सी बात दयानंद सरस्वती की कर लेते हैं भैया। क्लियर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो दयानंद सरस्वती हैं इनका जन्म हुआ था 1824 में। ठीक। और पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि इनका जन्म हुआ था टकरा गांव में। इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? टकरा गांव में। और पूछा जाए कि टकरा गांव कहाँ आता है, तो आप क्या बताओगे? गुजरात में आता है। ठीक। फिर बात आती है कि जो दयानंद सरस्वती हैं इनका देहांत कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इनका देहांत हुआ था 1883 में। और पूछा जाए कि इनका देहांत कहाँ हुआ था? अजमेर राजस्थान में। कहाँ हुआ था रे मेरे भैया? अजमेर राजस्थान में। ठीक। पूछा जाएगा कि दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था मूलशंकर। एकदम क्लियर। दोस्तों पूछ लिया जाए कि दयानंद सरस्वती के कितने गुरु थे, तो दोस्तों इनके 2 गुरु थे। इनके एक गुरु का नाम था पूर्णानंद और दोस्तों इनके एक गुरु का नाम था विरजानंद। इनके 2 गुरु थे, एक का नाम था पूर्णानंद और एक का नाम था विरजानंद। और दोस्तों इन्हीं पूर्णानंद के द्वारा मूलशंकर को दयानंद सरस्वती का नाम दिया गया था। इन्हीं पूर्णानंद के द्वारा मूलशंकर को दयानंद सरस्वती का नाम दिया गया था। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, जो था आपके दयानंद सरस्वती हैं, इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था और दोस्तों उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। क्या नाम था? शुद्धि आंदोलन। तो पूछ लिया जाए कि शुद्धि आंदोलन के जनक कौन है? दयानंद सरस्वती। पूछ लिया जाए कि शुद्धि आंदोलन के जनक कौन है? दयानंद सरस्वती। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। दोस्तों जो अब दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। दोस्तों ये इनका बहुत अच्छा कथन है। अच्छा दोस्तों वेदों की ओर लौटो के अलावा भी इन्होंने एक बात और कही थी, और क्या कहा था? बुरे से बुरा स्वशासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से बेहतर है। ये भी किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। एक बार फिर सुनना, बुरे से बुरा स्वशासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से बेहतर है, ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन के जनक भी कौन थे? दयानंद सरस्वती। एकदम क्लियर। अगली बात करूं। ठीक। दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा 4 शब्द लिखे गए थे। क्लियर। और उन शब्दों के पहले स्व शब्द आता था। अर्थात दोस्तों सर्वप्रथम स्वराज शब्द लिखने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वशासन लिखने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। ठीक। दोस्तों सर्वप्रथम स्वभाषा शब्द लिखने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। क्लियर। और सर्वप्रथम स्वदेशी लिखने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। सो स्वराज, स्वशासन, स्वभाषा, स्वदेशी, इन 4 शब्दों का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। अच्छा दोस्तों देखना, स्वराज शब्द का व्यक्तिगत उल्लेख। दोस्तों जो स्वराज शब्द है, इस स्वराज शब्द का व्यक्तिगत उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। समझना दोस्तों, स्वराज शब्द का व्यक्तिगत उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। और पूछ लिया जाए कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम सार्वजनिक उल्लेख किसने किया था? देखो स्वराज शब्द का व्यक्तिगत रूप से सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। और पूछ लिया जाए कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम सार्वजनिक उल्लेख किसने किया, तो आप क्या बताओगे कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम सार्वजनिक उल्लेख किया था 1916 में। और पूछा जाए किसने किया था, तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। क्लियर।
स्वराज शब्द का व्यक्तिगत उल्लेख हो तो दयानंद सरस्वती, स्वराज शब्द का सार्वजनिक उल्लेख हो तो बाल गंगाधर तिलक 1916। और पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का उल्लेख किस अधिवेशन में किया था? लखनऊ अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का उल्लेख किस अधिवेशन में किया था? लखनऊ अधिवेशन में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, कहा था ना बाल गंगाधर तिलक ने? 1916 में कहा था, लखनऊ अधिवेशन में कहा था। समझ जाओगे। और पूछा जाए कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप क्या बताओगे? अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थे रे भैया? अंबिका चरण मजूमदार ने। समझ जाओगे अच्छी तरह, एकदम क्लियर। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824, देहांत 1883, मूल नाम मूलशंकर, गुरु का नाम पूर्णानंद और विरजानंद, शुद्धि आंदोलन के जनक हैं, वेदों की ओर लौटो कहा, स्वराज स्वशासन स्वभाषा स्वदेशी, व्यक्तिगत उल्लेख स्वराज शब्द का दयानंद सरस्वती, सार्वजनिक उल्लेख बाल गंगाधर तिलक, लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिका चरण मजूमदार। ठीक। अच्छा दोस्तों समझना, दयानंद सरस्वती राजस्थान में 3 बार आए थे। दोस्तों जो दयानंद सरस्वती हैं ये राजस्थान में कितनी बार आए थे भैया? 3 बार आए थे। ठीक। पूछा जाए कि दयानंद सरस्वती राजस्थान में पहली बार कब आए थे? 1965 में। कहाँ आए थे? करौली में। दूसरी बार कहाँ आए थे? उदयपुर में। ठीक। और तीसरी बार कहाँ आए थे? जोधपुर में। कहाँ आए थे? जोधपुर में। पूछा जाए कि दयानंद सरस्वती करौली में कब आए थे? 1965 में। उदयपुर में कब आए थे? 1882 में। जोधपुर में कब आए थे? 1883 में। अच्छा उस समय करौली का शासक कौन था? मदन पाल। ठीक। अच्छा उदयपुर का शासक कौन था? राणा सज्जन सिंह। कौन था भैया? राणा सज्जन सिंह। एकदम क्लियर। और पूछ लिया जाए दोस्तों, पूछ लिया जाए कि उस समय जोधपुर का शासक कौन था, तो आप क्या बताओगे? जसवंत सिंह द्वितीय। कौन था भैया? जसवंत सिंह द्वितीय। एकदम क्लियर। अब देखो दोस्तों, करौली में दोस्तों जब वो आए थे ना, तो आए थे राजकीय अतिथि बनकर। अगर पूछ लिया जाए कि वो राजकीय या सरकारी अतिथि बनकर किस रियासत में आए थे? करौली रियासत में आए थे। समझ जाओगे ना। वो जब करौली आए थे तो राजकीय अतिथि बनकर आए थे। एकदम क्लियर। फिर समझना, दयानंद सरस्वती राजस्थान में कितनी बार आए? 3 बार। करौली, उदयपुर और जोधपुर में। 1965, 82 और 83 में। अब देखो मैं इन तीनों राजाओं की विशेषता बताता हूं। दोस्तों ये वही मदन पाल है जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था। ठीक। यह वही मदन पाल है जिसने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था और कोटा की क्रांति को नियंत्रित करने में इसी मदन पाल ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। क्लियर। और उस कारण अंग्रेजों के द्वारा इसे GCI की उपाधि भी दी गई थी। यह वही राणा सज्जन सिंह हैं जिन्होंने उदयपुर में सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। यह वही राणा सज्जन सिंह हैं जिन्होंने सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और सज्जन प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की थी। ठीक। सज्जन कीर्ति सुधाकर राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कहलाता है। सज्जन कीर्ति सुधाकर राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कहलाता है। तो आंगी बाण राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र कहलाता है। दोस्तों यह वही जसवंत सिंह हैं जिनके नाम पर जोधपुर में जसवंत थड़ा बनाया गया था। एकदम क्लियर। और जसवंत थड़ा को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। और जसवंत सिंह की दासी का नाम था नन्ही जान, जिसने दयानंद सरस्वती को विष दिया था। एकदम क्लियर। दोस्तों जो दयानंद सरस्वती है ना, इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की। दोस्तों जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की। और पूछा जाएगा कि इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। और पूछा जाए कहाँ की गई थी? बम्बई में। कहाँ की गई थी? बम्बई में।
और पूछ लिया जाए कि जो बम्बई है ना, इस बम्बई का संस्थापक कौन है, पूछ लिया जाए कि बम्बई का संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे? गैरीबाल्ड आंगियार। गैरीबाल्ड आंगियार बम्बई का संस्थापक कहलाता है। गैरीबाल्ड आंगियार बम्बई का संस्थापक कहलाता है। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? पूछा जाए कि राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे कि 13 फरवरी। कब बताओगे भैया? 13 फरवरी 1881 को राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। एकदम क्लियर। अच्छा, अगली बात, स्थापना कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। अच्छा दोस्तों, रखना, पहली बार आर्य समाज की स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1881 को। ठीक। लेकिन वास्तविक स्थापना हुई थी 1883 में। तो जो वास्तविक रूप से पूछा जाए तो 1883, लेकिन पहली बार हो गई थी 1881 में। एकदम क्लियर, ध्यान रखना। ठीक। अच्छा, अगली बात, एकदम यहां तक क्लियर? ठीक। दोस्तों जो दयानंद सरस्वती है ना दोस्तों, इन्होंने था आपके रचना की थी सत्यार्थ प्रकाश की। दोस्तों, जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके द्वारा रचना की गई थी सत्यार्थ प्रकाश की। ठीक। और पूछा जाए कि जो सत्यार्थ प्रकाश है ये किस भाषा का ग्रंथ है? पूछा जाए कि सत्यार्थ प्रकाश है, इसकी रचना किस भाषा में की गई थी? हिंदी भाषा में। एकदम क्लियर। अब सब समझना, स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध संस्कृत भाषा में ही बात किया करते थे। शुद्ध संस्कृत भाषा में बात किया करते थे स्वामी दयानंद सरस्वती, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था हिंदी में। और दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड 2016 में 3 जनवरी फर्स्ट ग्रेड 2020 में 3 जनवरी 2020 को फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था। और फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में किसके सुझाव पर लिखा था? केशव चंद्र सेन के सुझाव पर, अर्थात आचार्य केशव चंद्र सेन के सुझाव पर। दोस्तों, आचार्य केशव चंद्र सेन के सुझाव पर ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा था। समझ जाओगे, ये प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड 2020 में। समझ जाओगे दोस्तों अच्छी तरह। ठीक। अब दोस्तों हम दोबारा चर्चा करते हैं, शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक। दोस्तों, उदयपुर बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल से पढ़ना है, बहुत अच्छा जिला है। ठीक। उदयपुर की स्थापना हुई थी 1559 में। संस्थापक थे राणा उदय सिंह। पूर्व में दोस्तों ये मेवाड़ की राजधानी था। ठीक। मेवाड़ की राजधानी, मेवाड़ का प्राचीन नाम था मेदपाड़, शिवी जनपद में आता था। एक बार चित्र देख लेना। एकदम क्लियर। चलूं आगे। जनपद काल, महाजनपद काल पूरा क्लियर, समझ जाना अच्छी तरह, रिवाइज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक। उपनाम मैंने बता दिए हैं, क्षेत्रफल मैंने बता दिया है। ठीक। आर्य सभ्यता की पूरी जानकारी मैंने आपको दे ही दी है। उपनाम। ठीक। अच्छा दोस्तों, विशेषताएं बना उसकी आर्य सभ्यता की देख लेना दोस्तों अच्छी तरह। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या भैया? ले लीजिए। ठीक। सहेलियों की बाड़ी क्यों कहा जाता है, किसने बनाई थी, पूरा आपके सामने है दोस्तों। ठीक। दोस्तों, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र मैंने आपको पूरा बताया। पिछोला झील, और पिछोला झील को शरण मंदिर क्यों कहते हैं, जगनिवास महल है। और दयानंद सरस्वती की पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं दोस्तों। क्लियर। तो दोस्तों, ये था दोस्तों आपके जिला उदयपुर और जिला उदयपुर का परिचय और थोड़ी सी विशेषताएं। उदयपुर जिले की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक संख्या में कमेंट कर दोस्तों हमें प्रेरित करें, ताकि हम आपके सामने और अच्छी तरह से सामने आए और अच्छा वीडियो बनाकर दोस्तों हम आपके भविष्य के निर्माता बने। ठीक दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने परिवार को अधिक से अधिक संख्या में काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आग्रह करें। ठीक। मैं आशीष शर्मा काव्य परिवार की ओर से हमेशा आपके साथ था, आपके साथ और आपके साथ ही रहूंगा। और इसी शुभकामना के साथ थैंक यू दोस्तों।